जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेस में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीति काल से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रश्न पिछले एग्जाम के आधार पर सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न है, निम्न में से किस आचार्य को रीति संप्रदाय का संपादक या प्रवर्तक माना जाता है। आपको बताना है कि निम्न में से किस आचार्य को रीति संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, आचार्य वामन। जी हाँ दोस्तों, आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर और एक प्रश्न बनेगा कि आचार्य भरत मुनि को किस संप्रदाय का संपादक माना जाता है। आचार्य भरत मुनि को किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न बनेगा, आचार्य भामह को किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न बनेगा कि आचार्य मम्मट को किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य मम्मट को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य मम्मट को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो देखने से पहले आप लोग अपने पास कलम और कॉपी लेकर अवश्य बैठिएगा और जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न बताया जाएगा उसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा क्योंकि एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, घानानंद किस काव्यधारा के कवि। आपको बताना है कि घानानंद किस काव्यधारा के कवि है। छायावाद, रीतिमुक्त काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, रीतिमुक्त काव्यधारा। घानानंद रीतिमुक्त काव्यधारा का क्या है, कवि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई है। आपको बताना है कि श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, रीति काल में। रीति काल में श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रीतिकालीन कवि है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, सी, घनानंद। सही उत्तर क्या होगा, सी, घनानंद क्या है, रीतिकालीन कवि है। दोस्तों आपको ये भी बताना है कि मीराबाई, रसखान और मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि है। तो मीराबाई भक्ति काल, रसखान भक्ति काल और मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, केशव दास किस काल के कवि है। आपको बताना है कि केशव दास किस काल के कवि है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, रीतिकाल। केशव दास रीतिकाल के कवि है। दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि केशव दास की महत्वपूर्ण कृति कौन कौन सी है। तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, यह केशव दास की महत्वपूर्ण कृतियां है। अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना कौन है। इनमें से महाकवि भूषण की रचना कौन है, आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, सी, छत्रसाल। छत्रसाल महाकवि भूषण की रचना है। दोस्तों आपको बताना है कि रेणुका किसकी रचना है। रेणुका किसकी रचना है। तो रेणुका दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न बनेगा कि चिदम्बरा किसकी रचना है। तो चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला बताना है कि दीपशिखा किसकी रचना है। तो दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। और चिदम्बरा पर ही सुमित्रा नंदन पंत को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से रीतिकाल का कवि कौन नहीं है। मतलब इनमें से कौन रीतिकाल के कवि नहीं, आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर डी सही है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के कवि नहीं है। तो किस काल के कवि है, इसको आप लोग याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस काल के कवि है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के कवि है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के कवि है और इनको आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है। इनको क्या माना जाता है, आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है। मतीराम, भूषण और घनानंद किस काल के कवि है, रीति काल के कवि है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तुलसीदास का महाकाव्य। आपको बताना है कि तुलसीदास का महाकाव्य इनमें से कौन है।
तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जायसी की रचना है। अगला प्रश्न बनेगा कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। अगला प्रश्न बनेगा प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ये आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। पद्मावत जायसी। रामचरितमानस तुलसीदास। और रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7। कितने कांड है? 7। इसको आप लोग याद रखें कि रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। ये स्टेट के एग्जाम में आया भी था और बीपीएससी के एग्जाम में भी आया था पिछले साल। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कवियों में से रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त कवियों का चुनाव कीजिए। मतलब इसमें से आपको चुनना है कि रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त कवि इनमें से कौन है? रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त कवि इनमें से कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, घनानंद। घनानंद रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त कवि है। भूषण बिहारी आचार्य केशव रीतिकाल के कवि है। किस काल के कवि है? रीतिकाल के कवि है। अगला प्रश्न है रीतिकाल का कवि निम्न में से कौन? आपको बताना है कि इनमें से रीतिकाल के कवि कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, बिहारी। बिहारी क्या है? रीतिकाल के कवि है। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि है। रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के कवि है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कवित रत्नाकर किसकी रचना है? कवित रत्नाकर किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सेनापति। सेनापति की कवित रत्नाकर रचना है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि जयशंकर प्रसाद को क्या माना जाता है? छायावाद के प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। अब मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। प्रथम राष्ट्रीय कवि किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई है? यानी कि रीतिकाल में कौन सी कृति लिखी गई है, इसका उत्तर आपको बताना है। अगर आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो कैसी लगी इसको भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा बिहारी सतसई। बिहारी सतसई रीतिकाल की लिखी गई रचना है। सकेत किस काल की है? तो सकेत आधुनिक काल की है। विनय पत्रिका किस काल की है? तो विनय पत्रिका भक्ति काल की है। पृथ्वीराज रासो किस काल की है? तो पृथ्वीराज रासो आदि काल की है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण का है ना? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, शिवा भामनी। शिवा भामनी किसकी ग्रंथ है? तो भूषण की। अगला प्रश्न बनेगा कि दोहावली किसकी ग्रंथ है? तो दोहावली तुलसीदास की है। दान लीला किसकी ग्रंथ है? तो दान लीला रसकान की है। अगला प्रश्न बनेगा कि उद्धव शतक किसका है? तो उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। उद्धव शतक किसकी कृति है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों अगर एक बार वीडियो को आप क्लिक कर लिए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीच में वीडियो को स्किप करके मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि व्याख्या के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होगा, है ना? काफी लाभदायक होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीतिकाल से संबंधित है? यानी कि इसमें कौन सा ऐसा कथन है जो रीतिकाल से जुड़ा हुआ है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। इस काल में मूलतः श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। रीतिकाल में श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। इसलिए आपका ऑप्शन डी क्या है? सही है। ऑप्शन डी सही है। श्रृंगार काल और लक्षण ग्रंथों की रचना इस काल में की गई है। अगला प्रश्न है रीतिकाल स्वच्छंद काव्य धारा के कवि है। रीतिकाल स्वच्छंद काव्य धारा के कवि है। आपको इसमें बताना है इसमें कौन कवि जो है वह रीतिकाल स्वच्छंद काव्य धारा के कवि है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी, बोधा। स्वच्छंद काव्य धारा का मतलब होता है रीति मुक्त काव्य धारा। तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन कौन है? बोधा है, उसके बाद आलम है, ठाकुर है, गानानंद है और द्विज देव है। ये 5 कवि जो है वह रीति मुक्त काव्य धारा यानी कि स्वच्छंद काव्य धारा के कवि है। फिर से आप लोग एक बार याद रखेंगे कौन कौन है? बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद और द्विज देव। ये 5 कवि जो है वह स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि है।
अगला प्रश्न है जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? आपको इसका उत्तर बताना है। ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, फारसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, अवधी, है ना। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्य धारा का है? इसका उत्तर आपको अगले प्रश्न में बताएगा, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्य धारा का है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी, ठाकुर। सही उत्तर क्या होगा? सी, ठाकुर। अगला प्रश्न है छायावाद युगीन कवि है। आपको बताना है कि इनमें से कौन छायावाद युगीन कवि है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद छायावाद युगीन कवि के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है ना। इनको क्या माना जाता है? छायावाद का प्रवर्तक, इसलिए ये छायावाद के क्या है? कवि हैं। अगला प्रश्न है आपको इनमें से बताना है कि आधुनिक युग के कवि हैं। इनमें से कौन आधुनिक युग के कवि हैं? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर क्या होगा? बी, मैथिली शरण गुप्त। आपको बताना है दोस्तों कि भूषण किस युग के कवि है? तो भूषण रीति काल के कवि है। कबीर किस युग के कवि है? तो कबीर भक्ति काल के कवि है। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? तो जयशंकर प्रसाद रीति काल के कवि है। अगला प्रश्न है रीतिकालीन कवि हैं। इनमें कौन रीतिकालीन कवि है? आपको इसका उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? ए, केशवदास। केशवदास क्या है? रीतिकालीन कवि है। अगला प्रश्न है रीतिकाल की कृति है। इनमें से कौन रीतिकाल की कृति है? आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, बिहारी सतसाई। सही उत्तर क्या होगा? डी, बिहारी सतसाई। अगला प्रश्न है सतसाई किसकी रचना है? आपको बताना है कि सतसाई किसकी रचना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, बिहारी, है ना। और इसका पूरा नाम क्या है? बिहारी सतसाई। अगला प्रश्न है पंत की रचना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन पंत की रचना है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा क्या? सी, पल्लव। पल्लव किसकी रचना है? पंत की रचना है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं। अगला प्रश्न है जायसी की रचना है। इनमें से कौन जायसी की रचना है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी, पद्मावत। जायसी की रचना क्या है? पद्मावत है। अगला प्रश्न है छत्रसाल दशक के कवि कौन है? छत्रसाल दशक के कवि कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा ए, भूषण। सही उत्तर होगा ए, भूषण। अगला प्रश्न है पद्मावत किसकी रचना है? आपको बताना है कि पद्मावत किसकी रचना है। तो आपका सही उत्तर होगा सी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी रचनाकार है। इनमें से किसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है? इसका उत्तर आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए, अखरावट। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? अखरावट है। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका के रचयिता है। रामचंद्रिका रचयिता है। आपका सही उत्तर क्या होगा? सी, केशवदास। केशवदास रामचंद्रिका के रचयिता है। अगला प्रश्न है शिवराज भूषण के रचयिता है। शिवराज भूषण के रचयिता है। आपका सही उत्तर होगा बी, भूषण। यानी कि शिवराज भूषण की रचना किसने की है? भूषण ने। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, भूषण। अगला प्रश्न है भूषण द्वारा रचित है। भूषण द्वारा इनमें से कौन सी रचना रचित है? आपको इसका उत्तर बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, शिवा बामनी। शिवा बामनी भूषण द्वारा एक रचित काव्य कृति है। इसको आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करिए, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।